हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। और हम लोग आज बात करने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की, यानी भौतिकी की शाखाएं। तो भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, इसका विस्तार क्या है, किन किन क्षेत्रों तक जो है इसका विस्तार जाता है, इस सब की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में कि इसके कितने ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहला अगर इसका ब्रांच है, इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं और जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको मैकेनिक्स कहते हैं। ये पहला ब्रांच है। तो मैकेनिक्स को हिंदी में हम लोग यांत्रिकी कहते हैं। ये रहा हमारा पहला भाग। दूसरा हमारा ब्रांच है इसका, वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं। तीसरा इसका ब्रांच है वो है वेव्स एंड साउंड्स, जिसको हम लोग हिंदी में तरंगे एवं ध्वनि के नाम से जानते हैं। अगली जो शाखा है भौतिकी की, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकत्व भी कहते हैं। अगली जो शाखा है भौतिकी की, वो है हमारा ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो हमारी शाखा है वो है मॉडर्न फिजिक्स, यानी आधुनिक भौतिकी। यही वो शाखाएं हैं जिनका अध्ययन हम लोग इंटरमीडिएट स्तर पे यानी आईएससी में करते हैं। हम लोग इंटरमीडिएट को आधार बनाकर ही इन ब्रांचेज को आपको समझाएंगे। वैसे इसके आगे और भी ब्रांचेज है जिनका अध्ययन हायर क्लासेस में होता है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। तो बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स के जो है दो पार्ट्स हैं। मैकेनिक्स का जो पहला पार्ट है, जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो है भौतिकी की बहुत ही पुरानी शाखा है और इसी ने जो है भौतिकी को एक विषय के रूप में स्थापित किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शाखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इसके बिना आने वाली जो शाखाओं में जो कंसेप्ट है उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स जो है उसका प्रभाव भौतिकी के अन्य शाखाओं पे काफी गहरा है। मैकेनिक्स में जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विराम और गति के बारे में। हम लोग समझते हैं कि विराम क्या है, गति क्या है। फिर हम लोग पढ़ते हैं गति के प्रकार, जैसे एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति यानी कि सीधी रेखा में गति, द्विविमीय गति यानी कि किसी प्लेन में या समतल में गति, और त्रिविमीय गति मतलब स्पेस में गति, मुक्त आकाश में गति। तो तीन तरह की गतियों को समझते हैं। गतियों को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हम लोग बलों के बारे में, बल को पढ़ते हैं, फोर्सेस के बारे में। उसमें हम पढ़ते हैं बल क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे काम करता है, ये बल का क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, बल को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। बल को ही हम लोग जब समझ लेते हैं, इसी में हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन साहब के गति के नियमों के बारे में। और बल को समझने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में समझते हैं। वर्क, एनर्जी और पावर को समझने के बाद हमारे पास भौतिकी का एक अच्छा खासा कंसेप्ट हो जाता है। तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं वृत्तीय गति के बारे में, यानी सर्कुलर मोशन को समझते हैं। सर्कुलर मोशन को समझने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दृढ़ पिंडों के पढ़ते हैं। दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। दृढ़ पिंड क्या होते हैं, ये इन पर जो है बल कैसे काम करते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं रोटेशन के बारे में, घूर्णन के बारे में, कि कैसे कोई पिंड अपने ही अक्ष पे कैसे घूर्णन करता है अपने पूरे पार्टिकल्स के साथ में, इसको हम लोग समझते हैं। और जब इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसमें हम लोग पढ़ते हैं ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। तो इस तरह से कर करके जो है हम लोग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारी बातें आपको अभी नहीं बताई है, मैं आपको जो है भौतिकी की शाखाएं बता रहा हूँ, उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो भौतिकी की जो शाखा है, पहली शाखा मैकेनिक्स, उसमें लगभग हम लोग 7 से 8 चैप्टर पढ़ते हैं। सोचिए कितना बड़ा शाखा है मैकेनिक्स, इसमें कितने वैरायटीज के कंसेप्ट है, और इनको समझने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स को पढ़ने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बारी आती है फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसमें हम लोग पढ़ते हैं तरल के बारे में, कि तरल पे यांत्रिकी कैसे काम करती है, यानी तरल जो है कैसे गति करते हैं, तरल जो है उनमें कौन कौन से बल लगते हैं, उन पे बल कैसे काम करते हैं। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे श्यानता के बारे में, पृष्ठीय तनाव के बारे में पढ़ेंगे, अंतराण्विक बल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें बहुत तरह के तरल के गुणों को देखेंगे। कुछ तरल ऐसे होते हैं जो ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ते हैं,
कुछ तरल ऐसे होते हैं जो ट्यूब में नीचे की ओर चढ़ गिरते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें तरल यांत्रिकी में। इसमें हम बहुत सारे सिद्धांत देखेंगे, जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। इसको पढ़ने के बाद जो है अब हमारा जो है ये यांत्रिकी का जो ये शाखा है ये कंप्लीट हो जाता है। यांत्रिकी के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इसमें हम लोग समझते हैं कि ऊष्मा क्या है और ये गति कैसे करती है, यानी ऊष्मा एक पिंड से दूसरी पिंड में कैसे जाती है, कैसे ट्रांसफर होती है हीट। कैलोरीमिति के बारे में उसमें हम लोग देखेंगे कि किसी पिंड की अवस्था को कैसे परिवर्तित किया जाता है और परिवर्तन के दौरान क्या क्या चीजें जो है घटित होती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है। कैलोरीमिति में ही उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे तापमान के बारे में। फिर तापमान को मापने के कौन कौन से पैमाने हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। इन सभी पैमानों को अच्छे से समझेंगे। तो ये था हमारा मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो शाखा आती है वो है वेव एंड साउंड्स, यानी कि तरंगे एवं ध्वनियाँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तरंग क्या है, तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे संचरित होते हैं, इसके कितने प्रकार है, ये किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि कैसे संचरित होती है, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, इन सब को हम लोग डिटेल से देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग 3 ब्रांचेस पर के बारे में चर्चा कर लिया, मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव एंड साउंड्स। ये तीनों मिलकर आपके आईएससी में क्लास 11 के फिजिक्स का पहला पार्ट पूरा करते हैं, यानी एनसीईआरटी का पहला वॉल्यूम जो है ये तीनों से ही खत्म हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली शाखा की बात करते हैं, और अगली शाखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि इसको हम लोग हिंदी में विद्युत चुंबकत्व के नाम से भी जानते हैं। विद्युत चुंबकत्व में हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्या है, चुंबक क्या है, वैद्युतीय गुण क्या होता है, चुंबकीय गुण क्या होता है, और इन दोनों के मिलने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जनरली जो है फ्रेंड्स इसमें 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग स्थिर विद्युत आवेशों के बारे में पढ़ते हैं, उसके गुण और उसके प्रभावों के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम लोग जब स्थिर आवेश चलने लगता है, बहने लगता है, तब बात आती है धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की। वहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, इनसे संबंधित जो भी नियम है उनको समझते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है मैग्नेटिज्म की। इसमें हम लोग पढ़ते हैं उन पदार्थों को जिनके पास चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये चुंबकीय गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है, और फिर अंत में हम लोग इन सब को मिलाकर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब सबको मिलाते हैं तो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत और चुंबकत्व, इन दोनों में क्या गहरा रिलेशन है, क्या इन दोनों के कारण जो है एक के कारण दूसरा उत्पन्न हो सकता है और दूसरे के कारण क्या पहला वाला उत्पन्न हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फ्रेंड्स यांत्रिकी, ऊष्मा और तरंग, इन सभी ब्रांचेस के जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज होते हैं। तो इस पे जो है पिछले वाले ब्रांचेस का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अकेले आईएससी क्लास 12 के फिजिक्स का 50% सिलेबस कवर करता है। अगली जो शाखा है वो है ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। प्रकाशिकी फ्रेंड्स 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग किरण प्रकाशिकी कहते हैं, और दूसरा है हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग तरंग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। ये जो किरण प्रकाशिकी है, इसमें हम लोग प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन करने वाले किरण के रूप में देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश के रास्ते में अगर रुकावट आती है तो प्रकाश रुक जाता है, इसी कारण से पीछे परछाई बनता है। अगले बार जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, बल्कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में गमन करता है। और बीच में अगर कोई रुकावट आए और उस रुकावट का आकार प्रकाश के वेवलेंथ के आसपास हो, तो प्रकाश जो है दाएं बाएं मुड़ के निकल सकती है। और इस कारण से जो है हम लोग प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं का जो है अध्ययन करते हैं, जैसे कि परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश वर्ण विक्षेपण, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं।
और ये इस तरह से जो है हमारा ऑप्टिक्स का पूरा ब्रांच कवर होता है। अगला हमारा जो ब्रांच है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी, यानी नए जमाने की भौतिकी, नए जमाने का फिजिक्स। इसमें हम लोग जनरली सबसे पहले समझते हैं एटम्स और न्यूक्लियाई को, यानी कि परमाणु और नाभिक की संरचना को समझते हैं, उससे संबंधित विभिन्न तरह के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परमाणु और नाभिक को हम लोग समझते हैं। इनको अच्छे से समझने के बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स को, यानी अर्धचालकों को। सेमीकंडक्टर्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। ये जो है ना तो विद्युत के सुचारक होते हैं पूरी तरह से, और ना ही पूरी तरह से विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थों के द्वारा ही जो है आजकल बहुत सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम लोग कहते हैं, और ये बात करें तो आईसी, चिप, रैम, बहुत सारी चीज़ें जो है सेमीकंडक्टर्स पे बन रही है। मोबाइल में जो है सेमीकंडक्टर्स का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के ज़माने में सेमीकंडक्टर्स का बड़ा यूज है। सबसे अच्छा अगर इसका उदाहरण देखें तो वो है एलईडी। इसमें हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। तो ये नए ज़माने का फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में ये सेमीकंडक्टर को समझेंगे। सेमीकंडक्टर में जो है बहुत सारे बातों को समझेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या है, जंक्शन क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या है, आईसी क्या है, डायोड क्या है। इन सब को समझने के बाद में जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक लास्ट टॉपिक आएगा, वो होगा कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी संचार व्यवस्था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संचार व्यवस्था में फिजिक्स का क्या रोल है। फिजिक्स का रोल कहने का मतलब कि इसमें हम लोग कैसे फिजिक्स के नियमों का यूज करके यंत्रों को चलाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जनरली हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है आपके मोबाइल से सिग्नल टावर तक जाता है, एक टावर से दूसरे टावर तक जाता है, या सैटेलाइट से सिग्नल आपके टीवी तक चलाता है और आप टेलीविजन देख पाते हैं। इसी सब चीज़ों की बात करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसी चीज़ों को समझते हैं। तो ये थे हमारे फिजिक्स की शाखाएं, जिसको जो है हम लोग जनरली आईएससी में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट स्तर पे पढ़ते हैं। अगर हम बात करें हायर स्टडीज की, हायर एजुकेशन की बात करें, ऊंचे क्लास में अगर जाए, जैसे ग्रेजुएशन की बात करें या पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वहाँ पे जो है फिजिक्स जो है थोड़ा और विस्तार रूप ले लेता है। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो जितना मैंने आपको बताया ये सब तो पढ़ना होता ही है, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा फिजिक्स में जो है और भी नए ब्रांचेज आ जाते हैं, जैसे कि वहाँ आप लोग पढ़ेंगे रिलेटिविटी के बारे में, सापेक्षता के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, यानी कि इसमें जो है हम लोग क्वांटम फिजिक्स के बारे में जनरली पढ़ते हैं। और उसके अलावा भी और भी है, जैसे स्टैटिक्स वाला फिजिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स, जिसमें हम लोग फिजिक्स में सांख्यिकी का क्या महत्व है उसको हम लोग देखते हैं। यानी बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में भौतिकी के शाखाओं का जो है वर्गीकरण किया जा सकता है।